सभी को नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका SG एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल टेंस वाटर्स को आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको समझाऊंगा कैसे इंग्लिश से हिंदी स्टेप बाय स्टेप बनाई जाती है, कैसे मीनिंग को कॉम्प्रिहेंड किया जाता है। इसमें आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस होगी, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, ग्रामर पर हम काम करेंगे। सेंटेंसेस को जैसे जैसे मैं बताऊंगा मैं उनको ब्रेक करता जाऊंगा कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, कैसे सेंटेंस को समझते हैं, कैसे उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करके समझते हैं, सेंटेंसेस कैसे काम कर रहे हैं। मतलब एकदम डिटेल में बढ़िया आपकी लर्निंग होने वाली है इस वीडियो से। तो वीडियो में बने रहो। देखो अभी हम शुरू करते हैं। जब जब मैं बताऊँ ना, एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर लिया करना, जिससे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे और फिर कंपेयर करना कि आपने कितना सही मीनिंग इंटरप्रेट किया। इस चैनल पर इस तरह के वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। एडिटोरियल के ऊपर मैं आपको समझाता रहता हूँ कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं इंग्लिश को। डीपली इंग्लिश को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के एडिटोरियल का टाइटल है टेंस वाटर्स। टेंस वाटर्स, टेंस मतलब अगर कोई चीज़ टेंस है, इसका मतलब उसमें बहुत प्रॉब्लम है, बहुत चिंता है, बहुत गुस्सा है, ठीक है, बहुत तनाव है। टेंस वाटर्स। दरअसल क्या बात है कि ईस्ट चाइना सी में कुछ आइलैंड्स हैं जिसको जापान और चाइना दोनों ही क्लेम करते हैं। जापान बोलता है हमारे आइलैंड है, हमारा इलाका है, चाइना बोलता है हमारा इलाका है, और उसके अंदर दोनों के वेसल्स यानी कि शिप पेट्रोल करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं इधर उधर। तो हमेशा खतरा बना रहता है कि कब झगड़ा ना हो जाए, कब झगड़ा हो जाए, कब एस्केलेशन हो जाए, खतरा बना रहता है उस सी के अंदर। तो लगभग उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है टेंस वाटर्स। मतलब चाइना और जापान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो एस्केलेशन में तब्दील हो सकता है कुछ समय में, उसके ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। चाइना एंड जापान, चाइना और जापान, ये तो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। चाइना और जापान, इनको क्या करना चाहिए? मस्ट डी एस्केलेट, ये वर्ब है। इनको क्या करना चाहिए? डी एस्केलेट करना चाहिए। देखो, एस्केलेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, उसको बहुत ऊंचा रूप दे देना, और डी एस्केलेट उल्टा हो गया। मतलब कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ झगड़ा है, कुछ लफड़ा है, उसको कम करना है, कर लेना चाहिए उनको। बोला जा रहा है कि चाइना और जापान को डी एस्केलेट कर देना चाहिए, मतलब झगड़े को कम कर देना चाहिए। एंड फोकस, और फोकस करना चाहिए ऑन, ऑन लगा के बताएगा किस पे फोकस करना चाहिए? इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब कि अपने आपसी संबंध को इस्तेमाल करके फायदा लेना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, साथ में अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करना चाहिए, कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ प्रोस्पेरिटी की ओर जाना चाहिए। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया चाइना एंड जापान, और इनको करना चाहिए मस्ट डी एस्केलेट, ये है वर्ब। तो सेंटेंस कह रहा है कि चाइना और जापान को डी एस्केलेट करना चाहिए और फोकस करना चाहिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर। द रीसेंट एस्केलेशन, यानी हाल ही में हुआ एस्केलेशन। एस्केलेशन मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि किसी चीज का बड़ा रूप बनता जा रहा है, तो जो बड़ा रूप बन रहा है उसको बोलेंगे एस्केलेशन। किस चीज का एस्केलेशन? एस्केलेशन ऑफ टेंशंस। एस्केलेशन किसका हो रहा है? टेंशन का, यानी तनाव की बढ़ोतरी हो रही है, वो भी रिसेंट वाली। बिटवीन, बिटवीन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट आ गया चाइना एंड जापान। चाइना और जापान दोनों ही बिटवीन के ऑब्जेक्ट हैं। तो बिटवीन बोल रहा है चाइना और जापान के बीच में ये टेंशन का एस्केलेशन हो रहा है, जो कि अभी हाल ही में हुआ है, द रिसेंट एस्केलेशन। हैज बिकम, ये बन गया है वन ऑफ द मोस्ट सीरियस डिप्लोमेटिक क्राइसिस। मतलब जितने भी संकट आते हैं उनके रिलेशंस के अंदर, उनके रिलेशंस को लेके, उनके कनेक्शन को लेके, उनका वन ऑफ द मोस्ट सीरियस, सबसे सीरियस वाले क्राइसिस में से एक बन गया है। क्या? ये एस्केलेशन ऑफ टेंशंस। ये डिप्लोमेटिक क्राइसिस किसके बीच में आते हैं? बिटवीन द टू एशियन जायंट्स। जायंट्स मतलब बड़े बड़े जो ये देश हैं, इनकी बात हो रही है। ये एशियन जायंट्स जो दो बड़े बड़े हैं, इनके बीच में जितने भी डिप्लोमेटिक क्राइसिस आते हैं उसका सबसे सीरियस में से एक बन गया है जो एस्केलेशन है टेंशंस का चाइना और जापान के बीच में। तो देखा आपने कैसे यहां पर चीजें हो रही हैं। सब्जेक्ट क्या है? जापान तक सब्जेक्ट समझ लो आप, क्योंकि मेन वर्ब हमारी यहां पर हैज है। हैज बिकम, बन गया है, ये मेन वर्ब है। हैज बिकम क्या बन गया है? द रिसेंट एस्केलेशन ऑफ टेंशंस बिटवीन चाइना एंड जापान। ये जो एस्केलेशन है ये मेन सब्जेक्ट है, जो कि एक अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसके लिए यहां पर हैज आ गया। ये एस्केलेशन बन गया है वन ऑफ द मोस्ट सीरियस डिप्लोमेटिक क्राइसिस। किसके बीच में बन गया है? बिटवीन द टू एशियन जाइंट्स। समझ में आया? एक एक वर्ड पता चला आपको? एक एक वर्ड क्या काम कर रहा है? द ट्रिगर वॉज जापान्स न्यू प्राइम मिनिस्टर साने तकाइचीज November 7 statement that any Chinese military actions against Taiwan could pose a threat to Japan's survival. ट्रिगर था जापान के नए प्राइम मिनिस्टर साने तकाइची नवंबर 7 का स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट थी? कि कोई भी चाइनीज मिलिट्री एक्शन, कि चाइना की तरफ से कोई भी मिलिट्री एक्शन हुआ
यानी कोई भी सैन्य कार्यवाही हुई ताइवान के खिलाफ। कुड पोज, तो ये पोज कर सकता है, ये जो मिलिट्री एक्शन है ये पोज कर सकता है यानी खड़ा कर सकता है किस चीज को, अ थ्रेट, एक थ्रेट को, एक खतरे को। किसको है ये खतरा? टू जापान सर्वाइवल, जापान के सर्वाइवल को, जापान के अस्तित्व को एक थ्रेट खड़ा कर सकता है ये ट्रिगर, ये मिलिट्री एक्शंस। इम्प्लाइंग, ये इम्प्लाइंग देख रहे हो आप, ये इम्प्लाइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब प्लस आईएनजी। लेकिन इस इम्प्लाई का डूअर कौन है? इम्प्लाई कौन कर रहा है? ये स्टेटमेंट इम्प्लाई कर रही है। ये स्टेटमेंट ये है कि चाइनीज मिलिट्री एक्शन कोई भी हुआ ताइवान के खिलाफ तो उससे एक थ्रेट खड़ा हो सकता है जापान के सर्वाइवल को। और साथ में इस स्टेटमेंट ने यह इम्प्लाई किया, यानी इस स्टेटमेंट का ये मतलब निकला दैट टोक्यो माइट इंटरवीन मिलिटरीली, कि टोक्यो भी बीच में आ सकता है, मैदान में उतर सकता है, और वो भी मिलिटरीली, मिलिट्री लेके। टोक्यो भी यहाँ पर सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है, अपने सेना दलों को लेकर, अपनी सेना को लेकर उतर सकता है मैदान में। तो आपको समझ में आया क्या हो रहा है? सब्जेक्ट है यहाँ पर ट्रिगर, मेन वर्ब है वॉज, इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये जापान से लेके स्टेटमेंट तक। ट्रिगर क्या है? जापान की नई प्राइम मिनिस्टर साने तकाइची नवंबर 7 वाली स्टेटमेंट, ये था ट्रिगर। ट्रिगर यहां पर सब्जेक्ट है और ये पूरा ब्रैकेट्स के अंदर जो मैंने प्लेस किया ये कॉम्प्लीमेंट है। ट्रिगर क्या है? ये है जापान की नई प्राइम मिनिस्टर साने तकाइची की नवंबर 7 वाली स्टेटमेंट। फिर उस स्टेटमेंट को आगे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अंदर अब ये क्लॉज बनना शुरू हो रहा है। क्या स्टेटमेंट है? कि कोई भी चाइनीज मिलिट्री का एक्शन जो है ये इस क्लॉज का सब्जेक्ट बन गया। ये एक्शन किसके अगेंस्ट हो रहा है? ताइवान के अगेंस्ट। ये सब्जेक्ट है। वर्ब आ गया कुड पोज, ये जो मिलिट्री एक्शंस हैं ये पोज कर सकते हैं। पोज का ऑब्जेक्ट है एक थ्रेट। ये थ्रेट किसको मिल रहा है? जापान के सर्वाइवल को। साथ में स्टेटमेंट ने इम्प्लाई किया, इम्प्लाई क्या किया उसको बताने के लिए फिर एक क्लॉज आएगा। इस क्लॉज का सब्जेक्ट हो गया टोक्यो, मेन वर्ब हो गया माइट इंटरवीन। कैसे इंटरवीन करेगा? मिलिटरीली, एक एडवर्ब हो गया। देखा कैसे एक एक वर्ड का फंक्शन समझा जाता है सेंटेंस के अंदर। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, अ सिटिंग जापानीज प्राइम मिनिस्टर, की एक सिटिंग यानी बैठे हुए जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने, मतलब कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, मेड एन एक्सप्लिसिट रिमार्क, एक ऐसा रिमार्क किया, रिमार्क यानी कोई टिप्पणी, कोई बात कही, वो भी कैसी थी? एक्सप्लिसिट, मतलब सीधी सीधी, एकदम स्पष्ट। किस चीज़ को लेकर? अबाउट जापान स्टैंस, जापान के स्टैंस को लेकर। स्टैंस मतलब जापान का रुख क्या है, जापान के मन में क्या चल रहा है, जापान क्या करने वाला है, उसका स्टैंस क्या है, किस चीज़ के ऊपर? ऑन अ पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब संभावित, जो हो सकता है। क्या है पोटेंशियल? चाइनीज मिलिट्री एक्शन, चाइनीज का मिलिट्री एक्शन क्या हो सकता है, उसके ऊपर जापान का क्या स्टैंस है। और ये एक्शन कहाँ पे हो रहा है? इन ताइवान, ताइवान में हो रहा है। और साथ में एक शार्प डिपार्चर को मार्क किया। डिपार्चर मतलब कोई ऐसा एक्शन जो यूजुअली किया जाता है उससे अलग हो, तो वो डिपार्चर हो गया। नॉर्मली हम प्राइम मिनिस्टर को ऐसे बोलते हुए कभी नहीं सुनते थे कि कोई जापान का प्राइम मिनिस्टर ये बता रहा हो कि हम क्या करेंगे चाइनीज मिलिट्री के एक्शन के ऊपर। तो इससे डिपार्चर कर दिया इस प्राइम मिनिस्टर ने। डिपार्चर किससे हुआ? फ्रॉम द कॉशियस स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी। कॉशियस मतलब सतर्क, पूरी सावधानी वाली चीज़। क्या है वो चीज़? स्ट्रेटेजिक यानी पूरी स्ट्रेटेजी वाली चीज़ है, रणनीति बनाई गई है। एम्बिग्यूटी यानी अस्पष्टता, चीज़ों को क्लियर नहीं किया जा रहा। दैट टोक्यो हैड लॉन्ग मेंटेन, जिसको टोक्यो ने बहुत समय से मेंटेन किया हुआ था। मतलब टोक्यो ने क्या मेंटेन किया हुआ था? एक कॉशियस स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी को मेंटेन किया हुआ था। मतलब वो बताते नहीं थे कभी भी कि हम क्या करने वाले हैं, हमारी क्या स्ट्रेटेजी है। वो एकदम कॉशियसली एम्बिग्यूस रखते थे चीज़ों को। इससे एक शार्प डिपार्चर कर दिया इस मिनिस्टर ने तो बता दिया, एक रिमार्क कर दिया। एन एनरेज्ड चाइना मतलब एक गुस्से वाली चाइना, हैज़ डिमांडेड, इसने डिमांड किया है। तो ये हो गया सब्जेक्ट चाइना और ये हो गया वर्ब डिमांड किया है। क्या डिमांड किया है? डिमांड का ऑब्जेक्ट दैट क्लॉज के रूप में आ रहा है। क्या डिमांड किया है? मिस तकाइची रिट्रैक्ट हर रिमार्क्स, ये डिमांड किया है कि मिस तकाइची अपने रिमार्क्स को रिट्रैक्ट कर ले। रिट्रैक्ट मतलब वापस ले ले।
अपनी कही गई बात को नकार ले, नहीं भाई ठीक है मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। ये एंड किसके लिए आया? डिमांड के साथ एक दूसरा वर्ब जुड़ रहा है उसके लिए आया। इस चाइना ने डिमांड किया है और क्या किया है? बैंड किया है। डिमांड किया है और बैंड किया है। क्या बैन किया है? जापानीज सी फूड इंपोर्ट्स। जापान से जो समुद्री खाना होता है उसका आयात जो होता है, मतलब चाइना वाले जो जापान से सी फूड खरीद के लाते हैं उसको बैन कर दिया। मतलब सीधे शब्दों में उन्होंने बोला अब हम इनका सी फूड ही नहीं खरीदेंगे, जाओ हम खरीद ही नहीं रहे, कर लो क्या करोगे, मतलब ऐसे बैन कर दिया। एंड इशूड, और इशू किया है। देखो चाइना ने क्या क्या किया है? डिमांड किया है, बैन किया है और इशू किया है। क्या इशू किया है? ट्रैवल एडवाइजरीज, यानी यात्रा के ऊपर कोई सलाह दी है टू इट्स सिटीजन्स, अपने सिटीजन्स को, अपने देश के नागरिकों को ट्रैवल एडवाइजरीज उन्होंने दी है, ट्रैवलिंग से लेकर कुछ उनको सलाह दी है। टू अवॉइड जापान, बोला है भाई जापान को अवॉइड करना, जापान मत जाना, जापान मत जाना तुम। तो क्या समझा आपने? एनरेज्ड मतलब गुस्से में आया हुआ चाइना। तो चाइना ने डिमांड किया। देखा यहाँ पे कितने सारे वर्ब्स को कनेक्ट किया गया है। तो अगर मैं फिर से बताऊं तो यहाँ पे सब्जेक्ट है चाइना, इसका वर्ब है डिमांडेड, डिमांड किया है, डिमांड क्या किया है उसका ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर बैन भी कर दिया है, बैन क्या किया है उसका ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर इशू किया है, क्या इशू किया है उसका ऑब्जेक्ट आ गया। चाइना हैज ऑल्सो क्लेम्ड, चाइना ने यह भी क्लेम किया है, यह भी दावा किया है। क्या दावा किया है? दैट लगा के बताएगा। जापान इज प्लानिंग टू डिप्लॉय मिसाइल्स, कि जापान प्लान कर रहा है मिसाइल्स को डिप्लॉय करना। जापान की प्लानिंग है कि हम मिसाइल्स लगाएंगे, मिसाइल्स को तैनात करेंगे। डिप्लॉय मतलब तैनात करना, उनको यूज करने के लिए खड़ा कर देना। कहां पर? ऑन योनागुनी आइलैंड, योनागुनी आइलैंड पर डिप्लॉय करेंगे वो मिसाइल्स को। ये आइलैंड कहां पर है? नियर ताइवान, ताइवान के पास में है। कॉलिंग इट, उसको ये कॉल करते हुए, किसने कॉल किया है? चाइना ने ही कॉल किया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कॉलिंग इट, ये इट किसके लिए आया? ये उनका जो पूरा एक्शन है ना कि वो प्लान कर रहे हैं मिसाइल्स को डिप्लॉय करेंगे योनागुनी आइलैंड को, इस चीज को चाइना ने क्या कहा है कि ये एक एक्सट्रीमली डेंजरस मूव है, यानी अत्यंत खतरनाक मूव है, ये अत्यंत खतरनाक कदम है। तो आपको चीजें समझ में आ रही है? चाइना यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब आ गया क्लेम, चाइना ने क्लेम किया है, क्लेम का ऑब्जेक्ट आ गया क्या क्लेम किया है। ऑब्जेक्ट में क्लॉज है, क्लॉज का सब्जेक्ट है जापान, और इसका वर्ब है प्लानिंग, जापान प्लान कर रहा है। क्या प्लान कर रहा है? इन्फिनेटिव आ गया कि वो डिप्लॉय करेगा। क्या डिप्लॉय करेगा? डिप्लॉय का ऑब्जेक्ट मिसाइल्स। कहां पर करेगा? योनागुनी आइलैंड में। ये आइलैंड कहां पर है? ताइवान के पास। और चाइना ने यह क्लेम करते हुए इसको ये भी बुलाया है, इस पूरी स्ट्रेटेजी को, पूरे एक्शन प्लान को क्या बुलाया है कि ये एक एक्सट्रीमली डेंजरस मूव है। चाइनीज कोस्ट गार्ड वेसल्स, कोस्ट मतलब किनारा होता है, गार्ड मतलब उसकी रक्षा करना, और चाइना का, और वेसल, वेसल मतलब जहाज, शिप। तो जो तट की रक्षा कर रहे होते हैं जहाज, उनको बोल रहे हैं चाइनीज कोस्ट गार्ड वेसल्स। आर ऑल्सो पेट्रोलिंग द वाटर्स, वो पेट्रोल कर रहे हैं। पेट्रोल मतलब मोटरसाइकिल का पेट्रोल, वो पेट्रोल नहीं है ये। इस पेट्रोल का मतलब है गश्त लगा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, घूमते रहते हैं, उधर सिक्योरिटी करते रहते हैं, उस पानी के आसपास पेट्रोल करते रहते हैं। किसके आसपास? ये पानी कहां पर है? अराउंड द डिस्प्यूटेड दियाओयू और सेनकाकू आइलैंड्स। अगर मैं इनके नेम्स को ढंग से प्रोनाउंस न करूँ तो आई एम सॉरी, आई डोंट रियली नो दे आर एक्चुअली प्रोनाउंस लाइक। तो जो चाइनीज वेसल्स है ना, चाइनीज जो शिप्स हैं, ये पेट्रोल कर रहे हैं, वहां आसपास घूम रहे हैं। कहाँ पे? डिस्प्यूटेड आइलैंड जो हैं, मतलब ऐसे आइलैंड हैं जिनके ऊपर विवाद होता रहता है। इन आइलैंड्स का नाम है दियाओयू और सेनकाकू। और ये आइलैंड कहाँ पर है? इन द ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में है। एक्शंस जापान सेज वायलेट इट्स टेरिटोरियल वाटर्स। ये देखो एक्शंस किसके लिए आया, ये एक्शन किसको बताया जा रहा है कि जो चाइनीज के वेसल्स हैं ना, जो पेट्रोल कर रहे हैं, इधर उधर अपने शिप्स को लेकर घूम रहे हैं, वो भी इस डिस्प्यूटेड आइलैंड में, ये जो इनके एक्शन है ना, जापान कहता है कि ये एक्शंस वायलेट कर रहे हैं उसकी टेरिटोरियल वाटर्स को। वायलेट कर रहे हैं मतलब उल्लंघन कर रहे हैं, उसके विरुद्ध जा रहे हैं। ये इट्स किसके लिए? इट्स मतलब चाइना का, चाइना का टेरिटोरियल वाटर्स है, मतलब टेरिटरी मतलब इलाका। चाइना कह रही है कि ये हमारे इलाके का पानी है, ये हमारा एरिया है, और इस एरिया में आप पेट्रोल कर रहे हो, ये आप हमारे एरिया जो वहाँ का रूल है उसका आप उल्लंघन कर रहे हो, आप यहाँ पर क्यों आते हो। बेजिंग हैज़ वॉन्ट, बेजिंग बोले तो चाइना का कैपिटल,
बेजिंग इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। बेजिंग ने वॉर्न किया है यानी चेतावनी दी है। क्या चेतावनी दी है? दैट लगाकर बताया जा रहा है। दैट एनी जापानीज मिलिट्री इंटरवेंशन, जापान की तरफ से मिलिट्री का कोई भी इंटरवेंशन अगर होगा, मिलिट्री इंटरवेंशन का मतलब क्या है? किसी भी तरह का सैन्य हस्तक्षेप अगर होगा, सेना की तरफ से कोई भी वार अगर होगा, इंटरवेंशन होगा, कहां पर? इन ताइवान, ताइवान में। वुड बी ट्रीटेड एज, उसको ट्रीट किया जाएगा एज एन एक्ट ऑफ अग्रेशन, एक एक्ट ऑफ अग्रेशन की तरह। मतलब उसको हमले का एक, अग्रेशन मतलब कि भाई आप हमला कर रहे हो, आप अपना गुस्सा दिखा रहे हो, आक्रमण कर रहे हो, इस तरह का एक्ट उसको माना जाएगा। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है बेजिंग, बेजिंग ने वॉर्न किया है, वॉर्न वर्ब हो गया, वॉर्न का ऑब्जेक्ट है ये दैट क्लॉज। क्या वॉर्न किया है? कि जापान की तरफ से कोई भी मिलिट्री की तरफ से जो एक्शन लिया जाएगा ताइवान में, उसको हम ऐसा मानेंगे भाई कि आपने हमला कर दिया, आप लड़ाई शुरू कर रहे हो। चाइनाज एंगर मतलब चाइना का गुस्सा इज नॉट एंटायरली अनफाउंडेड, वो पूरे तरीके से अनफाउंडेड नहीं है। अनफाउंडेड मतलब बेसलेस, बिना वजह का, फालतू का, अनरीजनेबल, निराधार। तो बोला जा रहा है कि चाइना का गुस्सा इतना भी गलत नहीं है पूरी तरीके से। एंटायरली एक एडवर्ब हो गया कि पूरी तरीके से अनफाउंडेड नहीं है, पूरे तरीके से गलत नहीं है चाइना का जो गुस्सा है। जापान कॉलोनियल लेगेसी, जापान की जो कॉलोनियल लेगेसी है, कॉलोनियल लेगेसी से क्या मतलब है? कि जापान ने पहले कॉलोनीज बनाई थी, जापान ने पहले राज किया था, रूल किया था कुछ कंट्रीज के ऊपर। तो वो जो लेगेसी है, वो जो विरासत है जापान की, स्टिल कास्ट, वो अभी भी कास्ट करती है, यानी अभी भी डालती है एक लॉन्ग शेडो। कहाँ पर? ओवर द रीजन। रीजन मतलब ये एरिया जो है, इस एरिया के ऊपर एक लॉन्ग शेडो को कास्ट करती है ये लेगेसी। फ्रॉम 1895 से लेकर 1945 तक ताइवान लिव्ड अंडर, ताइवान रहा किसके अंडर? जापानीज ऑक्यूपेशन, जापानीज के ऑक्यूपेशन के अंडर रहा, मतलब जापान के कब्जे में रहा। फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी, शिमोनोसेकी ट्रीटी का मतलब होता है संधि, जो दो देशों के बीच में एक अग्रीमेंट हो जाता है, बातचीत हो जाती है कि भाई ठीक है आप मुझ पर अटैक मत करना, मैं आप पे नहीं करूंगा, या किसी भी प्रकार की एक संधि हो जाती है दोनों के बीच में, उसको ट्रीटी कहते हैं। तो एक ट्रीटी हुई थी शिमोनोसेकी की। इस शिमोनोसेकी की ट्रीटी के बाद जो ताइवान है वो इस 1895 से 1945 तक रहा था जापान के ही कब्जे में। इट लिव्ड अंडर जापानीज ऑक्यूपेशन। यहाँ पर आप फॉलोइंग को देख रहे हो, फॉलोइंग एक प्रेपोजिशन की तरह यूज हो रहा है, जिसका मतलब है किसी चीज के बाद, यानी आफ्टर। मैं ऐसे भी कह सकता हूं आफ्टर द ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी, और उसी की जगह बोला जा रहा है फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी। जापान्स ब्रूटल ऑक्यूपेशन, जापान का जो ऑक्यूपेशन था ना, यानी उनका जो राज था, उनका जो रूल था, उन्होंने जो ऑक्यूपाई कर लिया था वहाँ की जगहों को, और कैसा था वो ऑक्यूपेशन? ब्रूटल था, यानी बहुत ही क्रूरता वाला था, बहुत ज़्यादा निर्दयीपना उन्होंने दिखाया था। ऐसा बोला जा रहा है कि जापान का जो ब्रूटल ऑक्यूपेशन था, किसका ऑक्यूपेशन था? ऑफ पार्ट्स, कुछ हिस्सों का। किसके थे ये हिस्से? चाइना के हिस्से, यानी चाइना के कुछ हिस्सों पर जो ऑक्यूपेशन हुआ था जापान का, वो भी कैसा ऑक्यूपेशन? ब्रूटल। तो उसकी वर्ब आ गई लेफ्ट। उस ऑक्यूपेशन ने छोड़ दिए हैं, क्या छोड़ दिए हैं? वुंड्स, यानी कि घाव, जख्म। और ये घाव कैसे हैं? दैट आर स्टिल रॉ, ये अभी भी रॉ है। तो वुंड अगर रॉ है, इसका मतलब अभी तक वो हील नहीं हुआ है। जैसे हिंदी में बोलते हैं घाव हरा है, जख्म हरा है, वो सुना है आपने? जख्म है हरा हरा, तो जख्म को हरा बोलते हैं हिंदी में। तो इंग्लिश में वुंड को रॉ बोलते हैं। वुंड रॉ है मतलब इट हैजंट हील्ड येट। और ये रॉ है, कहाँ पे रॉ है? इन चाइनीज कलेक्टिव मेमोरी, यानी चाइना की यादों में, यानी अभी भी चाइना वालों को याद है जो उन्होंने जख्म दिए थे जापान वालों ने। चाइनीज लोगों की जो कलेक्टिव मेमोरी है, यानी मिलजुल के सब लोगों को ये बात याद है, एक सामूहिक स्मृति है, उसके अंदर ये जख्म अभी भी हरे हैं। ताइवान वॉज, ताइवान था ताइवान वॉज रिटर्न, देखो पैसिव वॉइस आ गया, बी के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। ताइवान को रिटर्न कर दिया गया था, वापस कर दिया गया था टू चाइनीज कंट्रोल, चाइनीज कंट्रोल को, यानी चाइना को सौंप दिया गया था ताइवान को। आफ्टर जापान वॉज डिफीटेड, यानी ये भी देखो पैसिव वॉइस आ गया, जापान वॉज डिफीटेड, यानी जापान को हरा देने के बाद, यानी जापान जब हार चुका था, जापान के हार जाने के बाद
चाइना वालों को दे दिया गया था ताइवान। और कब डिफीट हुआ था? ये डिफीटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार हुई थी और उसके बाद ताइवान को वापस कर दिया गया था चाइनीज कंट्रोल को। बट बिकेम अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी। लेकिन ये ताइवान एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी बन गया, मतलब ये एक अलग ही प्रशासनिक इकाई बन गया। इसको अलग से ही ट्रीट किया जाता था, एक अलग ही एंटिटी बन गया। इसको एक पार्ट नहीं माना जाता था चाइना का, बल्कि एक सेपरेट ही इसको एंटिटी के रूप में कंसिडर किया जाता था। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी बन गई, यानी एक सेपरेट ऐसा रीजन बन गया जिसको अलग से एडमिनिस्टर करना पड़ता था। जब कुओमिंतांग रिट्रीटेड देयर फॉलोइंग द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ 1949। जब कुओमिंतांग रिट्रीट कर गए, रिट्रीट मतलब पीछे हट जाना, टू गेट बैक, टू अवॉइड फाइटिंग। रिट्रीट करने का मतलब होता है पीछे हट जाना। फॉलोइंग द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ 1949। अभी मैंने आपको बताया था ना कि फॉलोइंग का मतलब आफ्टर होता है, इसमें ये प्रेपोजिशन होता है। किसके बाद रिट्रीट कर गए थे वो? जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था 1949 में, उसके बाद। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति हुई थी एक 1949 में, उसके बाद। किस तरह की क्रांति थी ये? कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन में क्या होता है? जिसमें कैपिटलिज्म को मात देकर कम्युनिज्म से रिप्लेस करने की बात होती है। एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहां पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब कम्युनली यानी साथ में ओन करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक बॉस बैठ गया और उसी के पास सब कुछ है। इस तरह का एक रिवोल्यूशन हुआ था 1949 में। उसके बाद से जो है कुओमिंतांग पीछे हट गए थे और तभी क्या हुआ था? ये एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी बन गया था। क्या? ताइवान। ऑल्दो ताइवान हैज बीन सेल्फ रूल्ड। यहाँ भी देखो पैसिव वॉइस आ गया। पैसिव वॉइस है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ताइवान हैज बीन सेल्फ रूल्ड, यानी ताइवान को सेल्फ रूल किया गया है, मतलब ताइवान को कोई और रूल नहीं कर रहा है, ताइवान खुद को रूल करता आ रहा है। चाइना कंसिडर्स इट एज अ कोर। चाइना कहती है कि ये एक कोर सॉवरेंटी इशू है। सॉवरेंटी क्या होता है? जब आपके पास पूरा हक है, पूरी पावर है अपनी कंट्री को गवर्न करने की, रूल्स बनाने की, टैक्सेस कलेक्ट करने की, बॉर्डर्स को कंट्रोल करने की, मतलब आपके पास सॉवरेंटी है। सॉवरेंटी इशू का मतलब जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज जो हैं, दो या दो से ज़्यादा नेशंस बोलते हैं कि भाई ये तो हमारा है, इस पे हमारा राज चलता है, हमारे फैसले चलते हैं। कंट्री ए बोल रही है कि मैं गवर्न करती हूँ इसको, मेरे पास पावर्स है। कंट्री बी बोलती है मैं गवर्न करती हूँ। तो ये क्या इशू हो गया? वो बोल रहे हैं कि हमारे पास इसकी सॉवरेंटी है, दूसरा बोल रहा है हमारे पास है। तो चाइना बोल रहा है कि ये तो एक कोर सॉवरेंटी इशू है, पूरा का पूरा सॉवरेंटी इशू है। अ पोजीशन, जो कि एक पोजीशन है एक्नॉलेज्ड बाय, जिसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, मतलब यही माना जा रहा है, इसी रूप से लिया जा रहा है, इस पोजीशन को एक्नॉलेज किया जा रहा है। देखो एक्नॉलेज्ड पास्ट पार्टिसिपल है, ये जो पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है। किस तरह की पोजीशन है? इस पोजीशन को क्या किया जा रहा है? एक्नॉलेज किया जा रहा है, मतलब माना जा रहा है, इसी रूप से लिया जा रहा है। किसके द्वारा? बाय मोस्ट कंट्रीज, ज़्यादातर देशों के द्वारा। ज़्यादातर देश चाइना की इस बात से सहमत है कि हाँ ये एक सॉवरेंटी इशू है। और इन कंट्रीज में देखो आगे क्या लिखा है, इंक्लूडिंग द यूएस, मतलब इसमें यूएस भी शामिल है। यूएस भी ऐसे ही सोचता है, थ्रू देयर एडहेरेंस टू द वन चाइना पॉलिसी। मतलब एडहेरेंस मतलब आप एडहेयर करते हो किसी चीज़ को, मतलब आप उस चीज़ पर अड़े रहते हो, हटते नहीं हो। तो यूएस की जो वन चाइना पॉलिसी है उस पर वो अड़े हुए हैं। इसके थ्रू, इसके ज़रिए वो ये एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ भाई ये एक कोर सॉवरेंटी इशू है। तो वन चाइना पॉलिसी में माना जाता है कि एक ही सॉवरेन स्टेट है चाइना और ताइवान उसका पार्ट है। फॉर डेकेड्स, मतलब दशकों से, बहुत सारे दशकों से, डेकेड मतलब 10 साल, तो ऐसे बहुत सारे 10 साल बीत गए। द स्टेटस क्वो, स्टेटस क्वो मतलब होता है जो करंट की स्थिति चल रही है, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको बोलते हैं स्टेटस क्वो। ये एक लैटिन का फ्रेज है स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो का मतलब होता है जो भी फिलहाल की स्थिति चल रही है उसको बोलते हैं स्टेटस क्वो। मतलब कई साल बीत गए, ये जो स्टेटस क्वो है मतलब इसी तरीके से चीज़ें चलती आ रही हैं। चाइना बोल रहा है एक और सॉवरेंटी का इशू है, यूएस भी अग्री कर रहा है उसके साथ, और ताइवान बोल रहा है कि मैं तो सेल्फ रूल कर रहा हूँ। ये जो करंट की स्थिति बनी हुई है इसने हेल्प किया है या प्रिजर्व किया है? नहीं, हेल्प किया है प्रिजर्व करने में। प्रिजर्व मतलब बनाए रखना, मेंटेन करना। द ताइवान स्ट्रेट, ताइवान स्ट्रेट, इस ताइवान स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने में हेल्प की है इसी स्टेटस क्वो ने। इसी स्टेटस क्वो ने मतलब कि शांति बनाए रखने में मदद की है, स्टेबिलिटी बना के रखी है। इसके आसपास चारों तरफ
सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बना के रखी है। डिस्पाइट द डीप मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट का मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पर दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, मिसट्रस्ट है। इसके बावजूद, डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मिसट्रस्ट। वो भी कैसा मिसट्रस्ट? मिसट्रस्ट डीप है, गहरा है, इतना गहरा इनके बीच में मिसट्रस्ट है। इसके बावजूद चाइना एंड जापान, चाइना और जापान रिमेन बने हुए हैं इकोनॉमिकली इंटरट्वाइंड। इंटरट्वाइंड का मतलब एकदम जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। बायलैटरल ट्रेड एक्सीड्स $300 बिलियन एनुअली। एनुअली मतलब एक साल में $300 बिलियन का बिजनेस करते हैं चाइना और जापान। तो बेशक एक दूसरे पर ये इतना भरोसा नहीं करते, फिर भी ये दोनों आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं, चीन और जापान। ये सालाना $300 बिलियन का बिजनेस करते हैं। बायलैटरल ट्रेड का मतलब होता है जब दो देश आपस में एक दूसरे को गुड्स और सर्विसेज आदान प्रदान करते हैं, वो होता है बायलैटरल ट्रेड। एक दूसरे को चीजें खरीदते बेचते हैं, वो बायलैटरल ट्रेड है। वो इनका एक्सीड कर जाता है, मतलब ऊपर निकल जाता है, किसके? $300 बिलियन के भी ऊपर निकल जाता है साल का, एनुअली। बट द इलेक्शन ऑफ मिस तकाइची का जो इलेक्शन हो गया, जो उनका चुनाव हो गया, अ हार्ड लाइन नेशनलिस्ट, मिस तकाइची को ही और आगे डिस्क्राइब किया गया है, जो कि क्या है? एक हार्ड लाइन नेशनलिस्ट है, मतलब एक कट्टर राष्ट्रवादी है। नेशनलिस्ट हम किसे बोलते हैं? एक ऐसा आदमी जो अपने देश का हमेशा बहुत ज़्यादा भला चाहता है कि उसका देश एकदम इंडिपेंडेंट रहे, कोई भी उस पर रूल ना करे। तो हार्ड लाइन एक एडजेक्टिव हो गया, जो कि ऐसा बताना चाह रहा है कि वो ये फीलिंग कुछ ज़्यादा ही उनके अंदर भरी हुई है। वो हार्ड लाइन नेशनलिस्ट है, मतलब इस फीलिंग को लेकर वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। एंड हर प्रोवोकेटिव रेटरिक मतलब ऐसी स्पीच होती है जो भड़काऊ होती है, जो लोगों को भड़का दे, प्रोवोक कर दे। उनका जो प्रोवोकेटिव यानी प्रोवोक कर देने वाला, भड़का देने वाला जो रेटरिक था, जो उन्होंने स्पीच दी थी, जो उन्होंने बयान दिया था, कपल्ड विद चाइनाज फोर्सफुल रिस्पॉन्स, और उसके साथ ही साथ चाइना का एक फोर्सफुल रिस्पॉन्स भी आया। नाउ थ्रेटन टू अशर इन एन एरा ऑफ फुल स्पेक्ट्रम हॉस्टिलिटी इन ईस्ट एशिया। ये अब थ्रेटन करते हैं, मतलब ये हमको डरा रहे हैं, ये चिंताजनक बना रहे हैं इस बात को कि हम क्या कर देंगे, कि हम अशर इन कर देंगे। अशर इन करने का मतलब लेकर आ जाना, किसी चीज़ की शुरुआत कर देना। ये अशर इन कर देंगे एक ऐसा एरा, एक ऐसे युग की शुरुआत कर देंगे, जो कि कैसा युग होगा? ऑफ फुल स्पेक्ट्रम हॉस्टिलिटी, पूरी घनघोर दुश्मनी, शत्रुता का एक युग होगा, जो कि कहाँ पर होगा? ईस्ट एशिया में। एक पूर्ण शत्रुता का युग, एक फुल स्पेक्ट्रम हॉस्टिलिटी का एरा होगा। एन इमीडिएट सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन जो जल्दी से हम निकाल पाएं, तत्काल समाधान किस चीज़ का? टू द ताइवान इशू का एक इमीडिएट सोल्यूशन इज़ अनलाइकली, वो अनलाइकली है। अनलाइकली होने का मतलब संभावित नहीं है, बहुत कम चांस है कि एक इमीडिएट सोल्यूशन हमें मिल जाएगा ताइवान का जो इशू है उसके लिए। फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, पीस और स्टेबिलिटी के लिए, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए। फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी टू एंड्योर एस्पेशली अमिड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, वो भी तब जब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया में झगड़े चल रहे हैं, उसके बीचों बीच, उसके अमिड जो स्टेटस क्वो है ना, यानी जो फिलहाल की स्थिति बनी हुई है, और फिर आगे डैश ला के बताया जा रहा है कि ये स्थिति क्या है? शेप्ड बाय, यानी जिस स्थिति को बनाया हुआ है चाइना के क्लेम ने, ताइवान के सेल्फ रूल ने। ताइवान बोल रहा है कि हम तो खुद को रूल करते हैं, चाइना बोलता है ये मेरा है, मैं क्लेम करता हूँ इसको। और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, और अमेरिका एक ऐसी रणनीति बनाता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, वो किसी को बताता नहीं है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ। वो अपनी एम्बिग्यूटी दिखाता है। एम्बिग्यूटी मतलब क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, अस्पष्ट है कि वो क्या करना चाहता है, उसकी जो एम्बिग्यूटी है। एंड रिस्ट्रेंट ऑन ऑल साइड्स, अच्छी बात यह है कि सब जगह हमें रिस्ट्रेंट देखने को मिल रहा है। रिस्ट्रेंट मतलब सब बहुत कामली बिहेव कर रहे हैं, सब ने अपने ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, वो है रिस्ट्रेंट। सब सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो स्टेटस क्वो है, ये जो स्थिति अभी बनी हुई है, मस्ट बी प्रिजर्व्ड। ये मस्ट बी किसके लिए आया? स्टेटस क्वो के लिए, कि भाई ये स्टेटस क्वो तो प्रिजर्व किया जाना चाहिए, ये बरकरार रखा जाना चाहिए। चाइना एंड जापान शुड डी एस्केलेट, वही जो हमने टाइटल में देखा था कि चाइना और जापान को डी एस्केलेट करना चाहिए। एस्केलेट मतलब बढ़ावा देना, किसी चीज़ को और ऊपर कर देना। तो अपने कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाने के बजाय उनको डी एस्केलेट करना चाहिए, चीज़ों में स्थिरता लानी चाहिए, शांति लानी चाहिए। एंड रीफोकस, और दोबारा से फोकस करना चाहिए किसके ऊपर? ऑन लगा के बताएगा, ऑन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को मजबूत बनाने पर फोकस करना चाहिए कि भाई बिजनेस करो,
उन्नति होने दो दोनों देशों की, ठीक है। कोऑपरेट करो एक दूसरे के साथ, बिजनेस करो, ट्रेड करो, ये देखो कितना फ़ायदा आप उठा सकते हो। और झगड़ेबाजी को भाई हटाओ, डीएस्केलेट करो। ये चाइना और जापान को करना चाहिए। तो स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, इकोनॉमिकली कोऑपरेट करना चाहिए, पैसे के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, दोनों को अपनी उन्नति के बारे में, अपनी प्रॉस्पेरिटी के बारे में, अपने सक्सेस के बारे में सोचना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। द यूएस जापान ट्रीटी एलाई, यूएस जो कि क्या है, जापान का एलाई है। एलाई का मतलब उनके साथ मिला हुआ है, उनका सहयोगी है। मस्ट बैलेंस इट्स सिक्योरिटी कमिटमेंट्स with diplomatic efforts that are aimed at preventing miscalculation। तो उसको बैलेंस करना चाहिए अपने सिक्योरिटी कमिटमेंट्स को। कमिटमेंट क्या होता है? सलमान खान का डायलॉग सुना है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। सो कमिटमेंट मतलब आपने बोल दिया मैं ऐसा करूंगा। कैसे कमिटमेंट की बात हो रही है? सिक्योरिटी की। तो उसने बोला है भाई कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, यूएस ने बोला है। तो यूएस को बैलेंस करना चाहिए सिक्योरिटी कमिटमेंट्स को, कि सिक्योरिटी भी करनी चाहिए विद डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, वो भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के साथ। डिप्लोमेटिक मतलब बहुत समझदारी से जो आप काम करते हो, आपकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं कि किसी को बुरा ना लग जाए और शांति के साथ अपना काम कर लिया जाए, वो जो आपके एक्शंस हैं, स्ट्रेटजीज हैं, उनको डिप्लोमेटिक कहेंगे। तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के साथ बहुत केयरफुली, दैट आर एम्ड एट, जो कि एम्ड है, क्या होगा एम्ड? एफर्ट्स जो कि एम्ड है, यानी जिनका गोल है, जिनका टारगेट है, जिनका लक्ष्य है, एट प्रिवेंटिंग मिसकैलकुलेशन, कि मिसकैलकुलेशन को प्रिवेंट किया जा सके। एट का ऑब्जेक्ट हो गया प्रिवेंटिंग, और प्रिवेंटिंग का ऑब्जेक्ट हो गया मिसकैलकुलेशन। प्रिवेंटिंग हालांकि एक जेरेंड है, लेकिन जेरेंड होकर भी वह अपनी प्रॉपर्टीज को कैरी करता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट लेना। तो प्रिवेंट का ऑब्जेक्ट आ गया मिसकैलकुलेशन। मिसकैलकुलेशन को प्रिवेंट किया जाना चाहिए। मिसकैलकुलेशन का मतलब गलत कैलकुलेट कर देना, मतलब आप अपना जजमेंट बनाने में कोई गलती मत करना। समझदारी दिखानी है आपको, क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है, उसको ढंग से समझना है। आप चीज़ों को गलत इंटरप्रेट करके झगड़ा, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट शुरू मत कर देना। अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे ध्यान दो, बिजनेस करो, आगे बढ़ो। दोस्तों, इसी तरह से आप डीपली इंग्लिश को समझते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इस तरह का कंटेंट आपके लिए मैं लाता रहूँगा किसी तरह टाइम निकाल के। मेरी क्लासेस होती हैं सुबह से शाम, और 2 चैनल्स हैं मेरे, लेट्स इंप्रूव इंग्लिश और एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश। अगर स्पोकन इंग्लिश पर आपका ध्यान ज़्यादा है तो लेट्स इंप्रूव इंग्लिश। एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश को डीपली समझना है और अगर आप किसी तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। चलते हैं, टेक केयर, बाय।